फेलियर्स आए थे, बहुत सारे आए थे। और उस टाइम पे सच में बहुत हताश हो जाते थे। आपने जो भी चीजें सीखी है वो खुद के फेलियर से सीखी है, राइट? आप दूसरे के फेलियर से सीखते हैं, क्योंकि सही है कि हमें दूसरों के फेलियर से सीखना चाहिए, लेकिन हालांकि ये चीज होता नहीं है। फुल नशे की हालत में थे, 2-3 वहां पे नीचे थे और उनके देखिए डर तो लगा, ठीक है। एक बूढ़ा सा आदमी, उसके दोनों पैर कट चुके, वो सुन्न पड़ गया, वो ट्रॉमा में चले गया, ठीक है। उसके वो चीज देख के मैं बहुत घबरा गया था। रात का टाइम था, बिल्कुल रात का टाइम था, ठीक है। तो वहां पे हेलो साथियों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं भारतीय रेल में कार्यरत ट्रेन मैनेजर के पद पर निरंजन घोष जी। तो स्वागत करते हैं निरंजन भाई। तो निरंजन भाई, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन और आपकी क्वालिफिकेशंस हमें बता दीजिए, और ट्रेन मैनेजर के पद पर जो आज आप कार्यरत हैं वो कैसे बने आप? नाम निरंजन घोष है और एज अ ट्रेन मैनेजर मैं पोस्टेड हूँ इन इंडियन रेलवेज। इन क्वालिफिकेशन मेरा BE है, सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने ये एग्जाम फाइट किया था, ठीक है। तो RRB के थ्रू जो ये ट्रेन मैनेजर का एग्जाम होता है वो NTPC के नाम से आता है, राइट। तो NTPC में भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो उसमें आपने ट्रेन मैनेजर का ही पद चूज किया या फिर आपको ऑटोमेटिक मिला? इसमें तो जैसे जगमोहन भाई प्रेफरेंस सेट करना पड़ता है, तो मैंने प्रेफरेंस में ट्रेन मैनेजर का पोस्ट सबसे ऊपर रखा था, ठीक है। निरंजन भाई, आपने बताया अभी आपने BE किया है, बीटेक किया है आपने, तो आपने बीटेक जो कब के पास आउट हैं? 2013 में मैं पास 2013 में आप पास आउट हैं। आपने भारतीय रेल को कब ज्वाइन किया था? 2023। अच्छा, तो 2013 से और 2023 तक जो टाइम डिफरेंस है वो 10 साल का आता है। तो जो सबसे बड़ा सवाल मेरा है वो यही है कि 10 साल तक आप कहाँ थे? क्या आपने इन 10 सालों में कंटिन्यू तैयारी को किया, या फिर आपने किसी प्राइवेट सेक्टर में काम किया, या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया? आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो सवाल है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो यही होता है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन हमारे को सक्सेस नहीं मिलती है, तो हम हताश हो जाते हैं या फिर हम छोड़ देते हैं। तो आप मेरे को वो 10 साल में आपने क्या किया, इतनी लेट नौकरी जो है क्यों लगे? अगर आपको फेलियर्स मिले थे तो फेलियर्स के बारे में हमें बताइए, जो आपका अनुभव है वो हमारे साथ साझा कीजिए। वो जो 10 इयर्स का जो स्पैन था, फ्रॉम 2013 टू 2023, ये 10 इयर्स में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, क्योंकि जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब फ्रॉम माय फील्ड, फ्रॉम माय सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सो मैंने साइट इंजीनियर का जॉब सबसे पहले तो शुरू किया था स्टार्टिंग में, एंड अराउंड 2.5 ईयर मैं वहीं पे काम किया उसी फील्ड में। बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आई हैव टू क्विट द जॉब, ठीक है। एंड फिर मेरे पापा के सजेशन से मैंने रेलवे के जॉब के लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू। अच्छा, तो रेलवे में आने का जो आपका पूरा क्रेडिट है वो मैं आपके फादर को देता हूँ। बिल्कुल, वो फादर को दिया जा सकता है मेरे, बिकॉज मेरे पिताजी भी रेलवे में ही थे। अच्छा, वो भी रेलवे मैन है? हाँ, वो भी एक रेलवे मैन है। वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में एज अ सीनियर टेक्नीशियन थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने ही मुझे रेलवे के नौकरी के लिए थोड़ा प्रेरित किए थे कि रेलवे में बहुत सारे अच्छे आपका मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे जो फैसिलिटीज बोलते हैं, एक इंडियन रेलवे में एक एम्प्लॉय को जो फैसिलिटीज दी जाती है, वो अगर आज भी देखा जाए तो एज कम्पेयर टू और भी आप जो कोई भी अदर गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आप देख लो तो वो कहीं ज्यादा है। तो वही मुझे प्रेरित किए थे इस काम। तो निरंजन भाई, इस एग्जाम से पहले RRB NTPC के एग्जाम से पहले आपने कोई और एग्जाम्स दिए थे? हाँ, वही मैं आपको अभी कह रहा था कि फिर वही जब पिताजी ने मुझे रेलवे के एग्जाम के लिए तो मैंने सबसे पहले रेलवे को ही अपना मेन फोकस रखा था। RRB JE का एग्जाम दिया था क्योंकि वो मेरे फील्ड से भी रिलेटेड था, बट मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आउट हो गया, फेल हो गया CBT 1 JE RRB JE में। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना स्पेक्ट्रम को थोड़ा ब्रॉड कर दूं, मैं और भी कुछ ज्यादा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं, सिर्फ रेलवे का ना देते हुए, जो कि एक अच्छा डिसीजन भी था। क्योंकि अगर आप एक एग्जाम ही देते रहोगे तो आपका जो
एक नॉलेज है वो सीमित हो जाता हाँ, है, वो लिमिटेड हो जाता वो है। लिमिटेड हो जाता है। तो फिर मैंने IBPS, SBI, अच्छा, आप बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर के भी मैंने एग्जाम, SSC का एग्जाम कोई दिया हो? SSC के एग्जाम्स दिए। अच्छा, SSC के भी दिए, ठीक है। ये सब देना फिर मैंने तो शुरू किया अराउंड 2015 में। 2015 में आपने स्टार्ट किया? 2015 से मैंने ये सब एग्जाम दिया। और उससे पहले आप जो है प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे थे, है? तो मतलब एक तरह से अगर मैं कहूँ, जिस तरह से आज के जो कैंडिडेट्स हैं वो घाट घाट का पानी पी रहे हैं, ये एग्ज़ाम देते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं, वो चीज़ आपने भी की है। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जब हम लगे हुए होते हैं तो माइनर डिफरेंस होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन हमारे को क्या अनुभव मिलता रहता है ना? ठीक है। तो इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के अलावा जब आपको देखा आपने कि, क्योंकि आपने 2015 से एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिया और आपने बताया 2023 में आपको रेलवे ने ज्वाइनिंग दी, तो फिर भी टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और टोटल एग्ज़ाम अगर आप 4 दे लेते हैं तो फिर आपको बार बार फेलियर मिलती है, तो आप क्या हताश हो जाते हैं, है ना? तो आपने उस चीज़ को कैसे, उस चीज़ के ऊपर आपने कैसे ओवरकम किया? आज की डेट में जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता चले कि जो सिचुएशन आज वो फेस कर रहे हैं वो सिचुएशन आप और हम पहले फेस कर चुके हैं। फेलियर्स आए हैं, फेलियर्स आए थे, बहुत सारे आए थे, और उस टाइम पे सच में बहुत हताश हो जाते थे। वो टाइम पे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते थे, ठीक है? तो होता है ये चीज, लेकिन उसमें ओवरकम करना मतलब ये है कि आपको सबसे पहले तो खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और वो तभी आता है जब आप खुद को सही तरीके से एनालाइज करते हो। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर आपका प्रिपरेशन कम है, अगर आप ये चीज मान रहे हो तो जाहिर सी बात है अगली बार आप प्रिपरेशन ज्यादा करोगे। 100%। अगर आप समझ रहे हो कि मेरा मैथ्स वीक है, तो आप जाहिर सी बात है अगली प्रिपरेशन के वक्त आप मैथ्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करोगे, टाइम दोगे। हाँ, टाइम दोगे। हाँ। तो मेन चीज यही है, मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फेलियर हो रहा है, मिल रहा है, तो फेलियर तभी मिल रहा है ताकि आप उससे सीख सको। उससे आप एनालाइज करो अपने फेलियर को कि मैं कहाँ फेल हुआ हूँ, और बिल्कुल एक नया टारगेट बनाओ, फिर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो। क्योंकि मैं जब फेल होता था, मैं हर बार एक नया स्ट्रेटेजी लाता था। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे हम ऑब्जर्व करने लगते हैं, जितने फेलियर्स होंगे उतने अच्छा एक्सपीरियंस। ठीक है। कहीं आपने जो भी चीजें सीखी है वो खुद के फेलियर से सीखी है, राइट? तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं कि एक इंटेलिजेंट जो पर्सन होता है वो क्या होता है कि दूसरों के जो फेलियर्स होते हैं उनसे सीखता है। तो कहीं ना कहीं ये आप में जो है कमी रही है उस टाइम पे, कि आपने जो भी सीखा वो अपने फेलियर से सीखा, कि कैसा होता है कि अगर आप दूसरे के फेलियर से सीखते, क्योंकि आज भी अगर कोई बंदा तैयारी कर रहा है तो वो खुद के ही फेलियर से सीखता है, और जो दूसरे के फेलियर से सीखता है वो जल्दी से जल्दी जो सक्सेस हो जाता है, मतलब उसके चांस उनके कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने ऐसा क्यों किया, और ये बात आपको कब समझ में आई कि दूसरों का जो फेलियर है उससे भी हमको सीखना चाहिए? ये बात तो बहुत सही है कि हमें दूसरों के फेलियर से सीखना चाहिए, लेकिन हालांकि ये चीज होता नहीं है। ये बात तो मैं कभी दूसरों की गलती से शायद सीख नहीं पाया। मैं खुद ही गलती करता था, फिर उसमें गलती करके खुद ही उपाय ढूंढता था, क्योंकि मेरे साथ कोई एक था नहीं, माहौल ऐसा मिला नहीं था कि दोनों भाई मिलके पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ग्रुप स्टडी वाला माहौल नहीं था, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं था। मैं अकेला ही था, और जनरली मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में सब्सक्रिप्शन लेके रखा था, उसी से मैं मॉक्स देता था, है ना? वही सब देके ये किया है। तो जो एक दायरा था वो बहुत छोटा हो गया था। तो जितना दायरा आप बड़ा रखोगे, आपको दूसरों की गलती देखने को मिलेगी, आप उनकी गलतियों से आप सीख सकोगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो इन शॉर्ट में ये कहूँ कि अगर आपका फ्रेंड सर्किल है तो फ्रेंड सर्किल में गलतियां जो हो रही है उनसे सीखिए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और कोशिश कीजिए कि गलतियों से 100% सीखा जाए, ताकि जो है आपकी सक्सेस के चांस ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल। जब आपको सैडनेस मिलती थी तो आपके घर का माहौल क्या होता था? क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा उम्मीद हमारे पेरेंट्स लगाए हुए होते हैं, हमारे छोटे भाई बहन लगाए हुए होते हैं। जब हमें फेल होता है तो सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को होता है, हमारे बाद अगर किसी को होता है तो, क्योंकि हम तो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और हमें तो पता होता है कि एक्चुअली हुआ क्या है हमारे साथ, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि हमारे साथ क्या बीत रहा है ना? तो उस टाइम पे जो घर का माहौल था वो क्या होता था? घर का माहौल बहुत हताशा से भर जाता था, क्योंकि जनरली मेरे माँ बाप बोलते तो नहीं थे अपने मुंह से, लेकिन वो जो वातावरण रहता था वो बहुत हताशा से भरा हुआ रहता था। वो
एक एस्पिरेंट का दर्द जो है एक वही समझ सकता है हाँ। कि इस बार भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली यही वर्ड होता है, यही वर्ड होता है कि इस बार भी नहीं हुआ। तो बस 2 मार्क्स से रह गया, बस 2 मार्क्स से रह गया, एक आधे मार्क्स से रह गया, ऐसा होता है। हाँ तो हताशा से भरा तो रहता था, लेकिन मेरे हिसाब से वो टाइम पे एक एस्पिरेंट को ही अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करके अपने जो गलतियां है उसको एनालाइज करो। हाँ। और दूसरे दिन ही फुल काम से लग जाओ कि घर वाले भाई बहन जो आपके चहीते हैं उनका फिर से हौसला भर। बिल्कुल 100%। तो ये चीज एक एस्पिरेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हताश नहीं होना है। फेलियर सबके जीवन में आते हैं, मैं भी फेल हुआ हूँ, ये भी फेल हुए हैं, और सब लोग होते हैं। फेल का मतलब फेल नहीं है, फेल का मतलब लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस। हाँ ठीक है, तो परेशान नहीं होना है और उसी एनर्जी के साथ, उसी जज्बे के साथ हमारे को लग जाना। और तो निरंजन भाई, जैसे अभी आपने बताया कि घर का माहौल एकदम से शांत हो जाता था, मैं खुद परेशान, मेरे घर वाले परेशान, ऐसा माहौल हो जाता था। तो कभी ऐसा लगता था कि यार छोड़ो यार, ये क्या तैयारी वैयारी, और खत्म करते हैं सब कुछ, हटा कुछ, मतलब ऐसा कोई नेगेटिव थॉट जिसने सोचा हो कि भाई मैं कुछ, अरे खत्म करो बस, सब कुछ खत्म? देखो, क्योंकि आज का जो सिनेरियो है वो आप भी उससे भली भांति परिचित है और मैं भी हूँ और सभी लोग हैं, क्योंकि सबसे सस्ती जो चीज़ है ना वो यही है कि सब खत्म करो। एक मुकाम है, एक टाइम ऐसा आता है जिसमें हम ये सोच जाते हैं। तो ये जो थिंकिंग है, ये विचार जो है, ये तो आपके मन में भी आए, और तो उनके ऊपर कैसे ओवरकम किया? आए थे या नहीं आए थे? हाँ देखो, आते तो है, ऐसे विचार आएंगे ही। एक इंसान का एक मानसिक एक तरीका रहता है वो चीजों को समझने का, उस पे रिएक्ट करने का, तो ये सब चीजें तो आएगा वैसे। लेकिन मैं ये समझता हूँ एक प्रिपरेशन अगर सही मायने में की जाए ना जगमोहन भाई, कि आपके पास और कोई ऑप्शन ना बचे, ये एक अंधेरे से एक टनल में चलने जैसा हो जाएगा कि आप बस उजाले की चाह में आप चलते जा रहे हैं। उजाला आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, एक दो किरणें आ रही है बस बीच में, और आपको लग रहा है कि बस वो पास ही है, ये वही है, आप बस चलते जा रहे हो, ठीक है। और बीच में अगर आप छोड़ दोगे, ठीक है, तो आपको फिर वापस जाना पड़ेगा। जितने साल आप ये मेहनत किए हो चलने में, वही आपको फिर वापस जाके आप वहीं पे खाली हाथ खड़े रह जाओगे। इससे अच्छा है कि जहां तक आगे, उससे आगे की तरफ बढ़ा जाए। अगर आपको एक किरण दिख रही है और जब आपको वो किरण दिख ही नहीं रही, तो फिर हाँ, तो फिर आगे बढ़ने का मतलब नहीं है जगमोहन भाई। ठीक है, ये भी चीज आप अपने जो भाई बहन है, व्यूअर्स है, एस्पिरेंट है, उनसे ये भी चीज बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इन्होंने बहुत सटीक एग्जांपल दिया है कि अगर आपको एक किरण दिख रही है, उजाले की अगर एक किरण दिख रही है, तो उस उजाले की तरफ आप बढ़िए। और अगर वो किरण दिख ही नहीं रही और फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि उजाले की तरफ बढ़ रहा हूं, तो ये मूर्खता होगी। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके 1-2 एग्जाम्स जो है निकलना स्टार्ट हो गए हैं, देखिए स्टार्टिंग में एग्जाम्स नहीं निकलते, मैं मानता हूँ कम से कम 1.5 साल अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो 1.5 साल तक तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आपसे कोई भी एग्जाम फाइट हो जाएगा या फिर नौकरी ले लेंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द केस, हालांकि निकालने वाले निकल भी जाते हैं, अब कैसे ही निकलते हो नहीं मालूम, लेकिन निकल जाते हैं। लेकिन आप उम्मीद मत कीजिए। 1.5 साल तक जब आप लगभग तैयारी कर लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर आपको पता चल रहा है कि आपका प्रीलिम्स होने लगा है। प्रीलिम्स के एकदम नजदीक है, पॉइंट कुछ मार्क्स से आउट हो गए, 1 नंबर से आउट हो गए, तो उसमें क्या है कि आपको एक उजाले की किरण दिख रही है, आपको लगातार सतत प्रयास करना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा निरंजन भाई, सटीक एकदम से एग्जाम्पल दिया आपने। तो ये एक बहुत अच्छा एडवाइस था। तो निरंजन भाई एक बात बताइए कि तैयारी एक कैंडिडेट को कितनी करनी चाहिए? 10 घंटा, 15 घंटा, 12 घंटा, कितना? कोई टाइम लिमिट है? जगमोहन भाई, सबसे पहले तो ये टाइम लिमिट को ही हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप घंटे के हिसाब से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को टटोल रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। क्या, जैसे मान के चलिए आपको एक खेत का काम करना है, वो खेत का काम आपका 2 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन वो खेत का काम आप 8 घंटे में कर रहे हैं, उसी को कर रहे हैं, कैंडिडेट वही है, कैंडिडेट उतने ही है। हाँ, तो उसमें फायदा हो रहा है क्या? नहीं, फायदा कोई फायदा नहीं। तो बस प्रिपरेशन भी ऐसा ही है। अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने अपने भाइयों में देखा है ये चीज, दोस्तों में ये चीज देखा है
कि लोग बातचीत करते हैं कि मैंने यार कल 8 घंटे पढ़ाई की। अब वो पढ़ा क्या उसको भी खुद को भी मालूम नहीं। हाँ, पढ़ा क्या उसको खुद को भी मालूम नहीं है। मतलब क्वालिटी स्टडी नहीं हो रही है, सिर्फ क्वांटिटी स्टडी हो रही है। वो बस बताने के लिए कि मैंने इतना 8 घंटा पढ़ाई किया। अच्छा, ठीक है, तो उससे अच्छा है क्यों ना हम आज रात को सोने से पहले कल क्या करने वाले हैं, कल क्या क्या हमारा टारगेट रहेगा, वो पहले ही डिसाइड कर ले, है ना। अपने नोटबुक में, अपने डायरी में, अपने नोट्स में, फोन कहीं में पे भी पेन डाउन करो। हाँ, वो आप नोट डाउन करके लिख दीजिए कि कल मेरा प्लान ये है ना। अब देखिए, एक एस्पिरेंट ज्यादातर टाइम में, अक्सर टाइम में होता है बेरोजगार। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही एक एस्पिरेंट बेरोजगार होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको एक घर का भी काम जनरली भेजा जाता है करना है ना। कभी माँ भेज देती है कि जा कुछ लेके आ मार्केट से। मिडिल क्लास फैमिली में ये होता रहेगा और होता आया है, बिल्कुल, है ना। तो आपको ये सब काम भी रहेगा। ये सब काम को छोड़ के आपके पास जितना टाइम बच रहा है, ठीक है, आप वो टाइम में कितना कर सकते हो, वो चीज रात को सोच के लिख दिए और दूसरे दिन बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मतलब रात को सोने से पहले आप गोल डिसाइड कीजिए और अपने गोल डिसाइड कीजिए और उसके बाद जो है उनको अचीव कीजिए दूसरे दिन। ठीक है, अचीव अगर ना भी कर पाओ तो कम से कम कोशिश तो कीजिए, और अपना 100% दीजिए। खुद के साथ गद्दारी मत कीजिए। ये वाली बात बहुत अच्छी बोले आपने जगमोहन भाई। अगर आप मतलब लेके बैठे हो किताब 6 घंटा 8 घंटा, यहाँ पे आप धोखा अपने साथ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। उससे अच्छा कि टारगेट अपना बना लो और दूसरे दिन भले 2 घंटा पढ़ो ना भाई। हाँ, आप सिर्फ 2 घंटा ही पढ़ो, लेकिन आप अपना टारगेट अचीव करो। इससे क्या होगा, इससे आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में एक एड्रेनलिन एक रिलीज होगा, जो आपको एक गट्स देगा कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ और मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये एक हर रोज की एक जीत के समान होगा फिर। बिल्कुल। तो निरंजन भाई, जैसा अभी आपने सब कुछ ये हमारे व्यूअर्स को, ये हमारे कैंडिडेट्स जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको बताया, तो आप मेरे को अब थोड़ा पोस्ट के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन होंगे वो अभी ट्रेन मैनेजर के पद के लिए भी क्या एलिजिबल होंगे, तो वो तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी एनटीपीसी की वैकेंसी भी आने वाली है। तो आप मेरे को ये बताइए, क्या आप जिस पद पर कार्यरत हैं, ट्रेन मैनेजर के पद पर, तो उससे आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं, या फिर अभी भी आप लगे हुए हैं कि आप किसी दूसरे फील्ड में चले जाएं, किसी दूसरे सेक्टर में चले जाएं? जी, एक्चुअली ये ट्रेन मैनेजर का जो सर्विस है, ये बहुत ही संतुष्टि से भरा हुआ है। मतलब मेरे ख्याल से आप किसी भी ट्रेन मैनेजर को पूछ लो, भले ही वो सेक्शन में कितना भी वो प्रेशर झेले, ठीक है, प्रेशर बहुत कुछ झेलना पड़ता है। एक ट्रेन मैनेजर को पंक्चुअलिटी मेंटेन करना है ना, डिटेंशन ना हो कोई गाड़ी का, पैसेंजर की सेफ्टी इंश्योर करना है कि कोई पैसेंजर कुछ गलत तरीके से कुछ मतलब ट्रेन मूवमेंट्स के बीच में ना आ जाए, है ना, ट्रैफिक क्लियर बराबर होते रहे। ठीक है, साथ ही साथ रेलवे का कहाँ पे फाइनेंशियल लॉस हो सकता है उसको बचा रहे हैं आप। हाँ, ठीक है, तो हो सकता है ये सब काम, लेकिन जब आप एट द एंड एक ट्रेन मैनेजर जब एक गाड़ी को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचा देता है, हैंडिंग ओवर पॉइंट तक के जहां पहुंचा देता है, एक तो उसमें एक ट्रेन मैनेजर को अलग ही एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मैंने अपने गाड़ी को बाकायदा सुरक्षित तरीके से और सुनियोजित तरीके से सही टाइम पे मैंने पहुंचा दिया है। तो ये एक संतुष्टि वाला काम है, क्योंकि इसमें हम कई बार होता है कि एक बच्चे को हम अपने पिताजी से मिलवा रहे होते हैं, दिन भर काम करके जा रहा है अपने घर पे, सही टाइम पे पहुंच जाएगा तो ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएगा फैमिली के साथ, है ना। रेलवे गार्ड को ट्रेन मैनेजर बोला जाता है, और जब हम एक रेलवे गार्ड की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही छवि बनती है कि पीछे से विसिल बजाएंगे और एक फ्लैग जो होता है ग्रीन कलर का, वो उसको वेव करेंगे और गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब कुल मिला के अभी तक जो देखा गया वो यही देखा गया है कि जो ट्रेन मैनेजर है वो सिर्फ क्या करता है, पीछे बैठा रहता है और झंडी हिलाता है, झंडी दिखाता है। तो इसके अलावा जो ट्रेन मैनेजर की जो वर्किंग है वो आप थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं ये जो कमेंट है कि एक गार्ड पीछे झंडी दिखाता है, इस कमेंट पे मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, या इस कमेंट पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं, वो काम है देना चाहूंगा कि जो इंसान वही काम देख रहा है exactly. वो तो वही बोलेगा 100%। एक पैसेंजर दूर से बस यही देख रहा है कि मुझे ये आदमी झंडा दिखा, लेकिन वो झंडा कब हिला रहा है ना, और उस झंडे हिलाने का कितना महत्व है ये उसको नहीं मालूम, ये उसे नहीं मालूम, वो अज्ञान है, इसलिए वो बोल रहा है, कोई बात नहीं।
हालांकि अगर ट्रेन मैनेजर का काम देखा जाए तो ट्रेन मैनेजर का काम ट्रेन शुरू होने के पहले से आधे घंटे पहले से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप मान के चलिए ट्रेन आई है तो हमें ट्रेन में जितनी भी बोगियां है वो सब सही है या नहीं वो चेक करना बिल्कुल होता है। बिल्कुल। ठीक है, ट्रेन में सारी बोगियां सही है, ठीक है, सारे उसमें वेस्टिब्यूल, सारे जॉइंट, सारे होस पाइप सही तरीके से अटैच है और सब एकदम सुनियोजित है। ये चीज देखने के बाद ब्रेक सिस्टम सही है या नहीं है। अब जैसे मान के चलिए कि कुछ भी अनयूजुअल हो सकता है जब भाई बिल्कुल कहावती है कि एक रस्तों में कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपदा हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, मान के चलिए कि आपके गाड़ी में आग लग गई है, ठीक है, उस टाइम पे एक ट्रेन का इंचार्ज, व्हाट इट मींस दैट ट्रेन मैनेजर का ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जो वैगन, वो जो कोच में आग लगी है, ठीक है, उसमें से सबसे पहले तो यात्रियों को सही तरीके से सुरक्षित बाहर निकाले और अगर कोई आहत हुआ है तो उसकी मलहम पट्टी करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मतलब एक ट्रेन मैनेजर, एक वहां पे एक डॉक्टर, मतलब और एक रेस्क्यू मैन भी है, एक रेस्क्यू मैन के तरीके से वो वर्क कर रहा है। देखिए डॉक्टर भी आप बोल सकते हो क्योंकि फर्स्ट एड उन्होंने दे दिया, फर्स्ट एड दे दिया। कई बार हार्ट अटैक आ गया है किसी इंसान को, पैसेंजर को, ठीक है, तो वहां पे जाके सीपीआर एक दे रहे ट्रेन मैनेजर। ठीक है, तो चलिए ये सब चीजें हो गया है ना। सेफ्टी देखना है, हाँ सेफ्टी देखना है पैसेंजर का, फाइनेंशियल लॉस ना हो। अभी बताया कि किसी तरीके ऐसा ना हो कि कोई फाइनेंशियल लॉस हो जा रहा है रेलवे को, तो पंक्चुअलिटी मेंटेन करो। एलटीएम 2023 से 26 लगभग 3 साल की वर्किंग में आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप डर रहे हैं बैठे बैठे, कि आपको एकदम हॉरर वाली फीलिंग आ रही है, हॉन्टेड फीलिंग आ रही है, कोई जंगली जानवर हो या कोई फिर असामाजिक तत्व आपके पास आ गया हो तो वो कुछ ऐसा विवाद खड़ा करा हो, तो मतलब कोई ऐसा कोई भी इंसिडेंट अगर आपके साथ हुआ तो, या फिर डर लगा हो तो साझा कीजिए, क्योंकि जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनको पता भी चलेगा तो तैयार भी रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बोल देना चाहता हूँ सारे एस्पिरेंट को कि अगर आप बाकी जॉब प्रोफाइल देखेंगे और ट्रेन मैनेजर का जॉब प्रोफाइल देखेंगे तो वो बहुत अलग है, डिफरेंट है। ऐसे टाइम में हालांकि मुझे डर भूत प्रेत या फिर जीव जंतु का तो नहीं है, नहीं। अच्छा, लेकिन हाँ हुआ है मेरे साथ एक बार ऐसा हादसा। एक स्टेशन में होम सिग्नल में गाड़ी रुकी थी, आउटर में रुकी थी। आउटर में रुकी थी, अब वो होम सिग्नल भी नहीं समझेंगे। हाँ, ठीक है, गाड़ी आउटर में रुकी थी। तो वहां पे 2-4 व्यक्ति जो एकदम बहुत ही मतलब नशे की हालत में थे, अल्कोहल कंज्यूम करके थे वो सब। तो वो सीधा मेरे ब्रेकमैन में चढ़ गए और उनके हाथ में बहुत सारे औजार भी थे। हाँ, औजार भी थे, वो चढ़ गए। ठीक है, और वो चढ़ के मुझे बोलने लगे कि मुझे आगे के स्टेशन तक के छोड़ दो। ठीक है। अब वो टाइम पे उन सबको उतारना है, और वो 4 लोग हैं। वो कम से कम, हाँ मुझे जितना याद है 3-4 थे। 3 भी मान लेते हैं, मतलब आपसे तो ज्यादा ही थे। हाँ, क्योंकि नीचे भी कुछ लोग खड़े थे। नीचे भी कुछ मतलब चढ़े थे 2-3 ऐसे कुछ लोग चढ़े थे और नीचे 2-3 थे। ठीक है, तो वहां पे रात का टाइम था, बिल्कुल रात का टाइम था। ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले तो मैंने जो डोर था, पहले मैं बाहर गया, मैं खुद पहले बाहर गए। मैं बोला कि आप पहले 2 मिनट बाहर निकलिए। अच्छा, वो जो अपना जो चैम्बर होता है उसके अंदर आ गए थे? उसके अंदर आ गए थे, गाड़ी रुकी हुई थी। अच्छा, उसके अंदर आ गए थे और बोल रहे थे नेक्स्ट स्टेशन तक के छोड़ दो। ठीक है, और नशे की हालत में, अब फुल नशे की हालत में थे। 2-3 वहां पे नीचे थे और उनके हाथ में मुझे कुछ मतलब ऐसे वो रोड डंडा वगैरह कुछ भी, वो सब भी था उनके हाथ में। वो छोटे थे, रॉड नहीं, छोटे वो सब चीजें थे। ठीक है, तो देखिए डर तो लगा। ठीक है, डर तो लगा। अब एक अल्कोहलिक व्यक्ति, उसको खुद अपने बारे में खुद को होश नहीं है। तो मुझे वो टाइम पे उसको सबसे पहले बाहर निकालना पड़ा कि आप सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलिए। ठीक है, और उतरिए, और अगर नहीं उतर रहे तो आरपीएफ को कॉल किया जाए। ठीक है, कोई दूसरे व्यक्ति को हम अपने ब्रेकमैन में नहीं बिठा सकते। ठीक है, जो रेलवे की गाइडलाइंस है, एक एज ए ट्रेन मैनेजर जो वर्किंग होती है उसमें इसको अलाउ नहीं करते। हाँ, वो अलाउ नहीं करते। ठीक, तो ये ऐसा था कि घटना से आपको डर लगा, जो इंसिडेंट हुआ था। कभी ऐसा हुआ है जिस इंसिडेंट ने आपको हिला दिया हो, एकदम से झकझोर कर दिया हो? एक बार मैं एक जंक्शन से ही निकल रहा था। ठीक है, तो वहां से निकलते वक्त मेरी गाड़ी
मालगाड़ी थी, ठीक है। वो मालगाड़ी निकल गई मेरी, ठीक है। तो मैं पीछे ब्रेक वैन था, पीछे का ब्रेक वैन ऐसा रहता है पूरा खुला हुआ रहता है, आपको पूरा पीछे का व्यू ब्रेक वैन खुला रहता है, हाँ गुड्स में दिखता है। तो जैसे कि मैं ऑलराइट एक्सचेंज झंडी दिखाना है ना, ऑलराइट एक्सचेंज के लिए मैं पीछे खड़ा था ब्रेक वैन में, तो मुझे दिखा एक बूढ़ा सा आदमी, उसके दोनों पैर कट चुके, दोनों पैर उसके कट चुके हैं, और वो एकदम शांति से बैठा हुआ वो एकदम से ट्रॉमा में चला गया, वो ट्रॉमा में चले गया, ठीक है। उसके दोनों पैर कट चुके हैं, दोनों पैर कट के बाजू में पड़ा हुआ है, अच्छा, ट्रैक में। हाँ, तो वो चीज देख के मैं बहुत घबरा गया था। इंसिडेंट ऐसा था जगमोहन भाई कि मैं बहुत डर गया था। ठीक है। तो कोई इंडियन रेलवे में काम करते टाइम कोई ऐसा प्राउड फीलिंग मोमेंट आया हो आपकी जिंदगी में अभी तक की सर्विस में, जिसमें आपने ये सब चीजें बताई, जो आपने उसको फील किया हो कि भाई हाँ यार, आई एम रेलवे मैन? अभी हाल ही में जब मेरी फैमिली यहाँ पे आई थी, तो मैं उस टाइम पे पैसेंजर वर्क कर रहा था। तो उस दौरान मैं अपने जो पूरे पैसेंजर को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाने में, कुछ मेरे घर वाले भी थे उसी ट्रेन में बैठे हुए थे। अच्छा। तो और उनको पता था कि ट्रेन मैनेजर हमारे नीलंजन घोष ही है। तो वो एक प्राउड फील तब हुआ था कि हाँ, पेरेंट्स आगे बैठे हुए हैं, फैमिली आगे बैठी हुई है, हाँ, और आप उस गाड़ी को जो है पीछे से गाड़ी को पीछे से इंचार्ज करते हुए लेके जा रहा हूँ। हाँ, तो वो एक चीज बहुत प्राउड फील हुआ था मुझे कि आज मैं अपनी ही फैमिली को और इतनी बड़ी ट्रेन से जो है लेके जा रहा हूँ। ठीक है नीलंजन भाई, आपने दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी, एज ए ट्रेन मैनेजर और एज ए कैंडिडेट। एक प्रिपरेशन टाइम पे जो कैंडिडेट होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात करी। तो अंत में मैं आपसे एक एडवाइस या फिर एक अपील जैसे मैं कहूँ चाहूँगा कि आप करें सिटीजन्स ऑफ इंडिया से। जैसे कि मैं खुद एक रेलवे मैन हूँ, तो ऑफ इंडिया को यही बोलना चाहूँगा कि रेलवे की जो प्रॉपर्टी है उसको हाँ, भी अपनी प्रॉपर्टी ही समझे। हाँ, ठीक है, रेलवे की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी अगर आप समझेंगे, तभी आपको इंडियन रेलवे अपने फुल एफिशिएंसी से काम करता हुआ मिलेगा, नजर आएगा। अगर आप खुद ही बेसिन में अगर पानी जमा हो जा रहा है, वो आप स्पिट कर रहे हो, ठीक है, आप गुटखा ये जो भी आप खा रहे हो और आप स्पिट करके उसको बंद कर चोक कर दे, और फिर उसमें पानी भर जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, मैं मानता हूँ आप उम्मीद करते हैं कि इंडियन रेलवे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। अब आप ये देखिए कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन में तो पूरा क्लीन होता है, बिल्कुल ठीक है। ओरिजिनेटिंग स्टेशन में अगर आपको लॉग मिल रहा है, वाटर लॉग हो रहा है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ। बाकी आप तभी भी बोल सकते हैं, ठीक है, तभी भी बोल सकते हैं, तभी भी इंडियन रेलवे अपना फुल एफर्ट लगाने को तैयार है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए, अब जैसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं ना जगमोहन भाई। अब देखिए बाथरूम, जैसे एसी कोचेस के बाथरूम हो गए, ठीक है, वॉशरूम वगैरह हो गए, हाँ। वहां पे लिखा हुआ है कि हाँ, वहां कुछ मत डालिए, फिर भी कई पैसेंजर उसमें कुछ भी डाल देंगे, पॉलीथीन डाल देंगे, अपना खाना खा के डस्टबिन है लेकिन वहां डाल देंगे, ठीक है, चोक कर देंगे। या फिर आप देखिए जैसे प्लेटफॉर्म में कोई गंदगी कर दिए, ठीक है, कर रहे हैं, सामान फेंक दिए। तो मेरे सारे सिटीजन ऑफ इंडिया से यही निवेदन है कि आप रेलवे की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझिए, उसे स्वच्छ रखिए, साफ रखिए। अगर पानी कहीं वेस्ट हो रहा है तो वो पानी को बंद कीजिए, पानी का टैप बंद कीजिए, है ना, बिल्कुल। आप टिकट अपना काटे, हाँ, ठीक है, रेलवे में आप ऑथोराइज तरीके से ट्रैवल कीजिए, उसको साफ सुथरा रखिए, ठीक है। और इन सबसे यही अपील रहेगी कि रेलवे को एकदम स्वच्छ बनाए और प्लेटफॉर्म को स्वच्छ बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात समझ लीजिए, भारतीय रेल में जो ये नौकरी कर रहे हैं, वो भारतीय रेल में काम करना नौकरी नहीं है, भारतीय रेल में सेवा है, भारतीय रेल बिल्कुल सेवा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए रेलवे मैन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, आपका स्वागत रहेगा, आप हमें बताइए, ताकि हम उन चीज़ों को भी आगे ऐड ऑन कर पाएँ और आप लोगों के सामने इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार।